हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी तक हम लोग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ चुके हैं। ये चौथी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सपोज करते हैं मेरे पास एक एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आइसोलेटेड मतलब किसी और के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। गैसियस एटम का मतलब इसकी जो स्टेट है वो गैस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड जो स्टेट होती है वो गैसियस फॉर्म में ही जो है वो क्या होती है, हमें मिल सकती है, ठीक है। मैंने क्या करना है, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब जाहिर सी बात है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम में तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एटम की जो है, एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी। दैट मीन्स अट्रैक्शन होनी चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जब भी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू रिलीज इन एनर्जी। तो इस दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक चीज याद रखना, हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती। मैं आगे बताऊंगी कुछ केसेस जहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज होती है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उस केस में हमेशा जो है वो एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी, is the change in enthalpy which takes place when an isolated gaseous atom gains an extra electron to form a gaseous एनायन। जब एक न्यूट्रल एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो ले लेता है, उसके ऊपर जो है वो क्या आता है, -1 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक एनायन बनेगा। एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये मैंने किसकी डेफिनेशन दिखाई, ये मैंने इसकी डेफिनेशन दिखाई, इसकी डेफिनेशन नहीं दिखाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, चेंज इन एंथैल्पी। इस केस पे क्या है, एंथैल्पी का मतलब जो है वो क्या होगा, और थर्मोडायनामिक्स में बताऊंगी एनर्जी एंथैल्पी में जो है वो फर्क होता है। लेकिन एक्सो के केस में याद रखना एनर्जी रिलीज होती है, वेरांडो के केस पे क्या होती है, एनर्जी जो है वो यूज होती है, यूटिलाइज होती है। और इसका जो एंथैल्पी का जो एक्सो के लिए जब एनर्जी रिलीज होती है तब माइनस साइन होता है, और जब एनर्जी यूज होती है तब प्लस साइन होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। अब चूंकि मैंने ये बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज होगा, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा इस केस में। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सिंपल एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जितना ज्यादा होगा एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, एक एटम है ए, इसने क्या किया, ये न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड एटम है और गैसियस एटम है। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया। अब इससे क्या बनेगा, आपके पास एनाइन बनेगा, ए नेगेटिव बनेगा। और सपोज करते हैं चूंकि मैंने बोला कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मैंने मान के चला कि यहाँ पे जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी या 10 किलो जूल की एनर्जी क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है। एक चीज याद रखना, इसका भी जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेम जो आयनाइजेशन एनर्जी का होता है। मैंने बोला कि यहाँ पे 10 किलो जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच ई जी होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ये है इसका साइन। वेरएस इसका साइन हम सिंपल जो है वो ई ए लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका साइन हम क्या लेते हैं, डेल्टा एच ई जी, चेंज इन एंथैल्पी, और ई जी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने बोला चूंकि कि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज आइसोथर्मिक है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ना, इसका मतलब कि इस न्यूक्लियस के बीच में और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और इसी रिएक्शन के लिए जो ई ए होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब
कि इस केस में -10 किलो जूल पर मोल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, वेयर +10 किलो जूल पर मोल जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। दोनों सेम चीजें हैं, खाली साइन क्या होता है वो डिफरेंट होता है। नेगेटिव जितना ज्यादा साइन होगा इसका मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज की है, और E की वैल्यू जितनी पॉजिटिव है इसका मतलब उतनी अट्रैक्शन है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी वो रिलीज होगी। सो E की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी व्हेन द एटम हैज मोर एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में जो है वो फर्क क्या होता है। अब बात आ जाती है क्या हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है? क्या हमेशा जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में ऐड होता है? आंसर इज नो। आपके पास कुछ एटम्स होते हैं जो ऑलरेडी जो है वो स्टेबल स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। 3s देख रहे हो बैलेंस शेल का है, ये बैलेंस शेल है आपके पास, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इसको क्या जरूरत है जो है बाहर से और इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की। इसका मतलब इस केस में जब भी मेरे पास जो है वो Mg नेगेटिव बनेगा तो इस केस में अगर मैंने मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Mg नेगेटिव बनाया, तो उस केस में जो डेल्टा EgH होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, अब चूंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हैं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस केस में जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और चूंकि डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मैग्नीशियम की जो है वो नहीं है, इसका मतलब इसी के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या है, आपके पास नियॉन है। नियॉन होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p6 जो है वो क्या होता है, p में 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये क्या है, ऑलरेडी इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये स्टेबल है, आप इसको फिर भी जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसको कोई अर्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्या करें हम फिर से जो है वो इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। और Ne से बनेगा आपके पास Ne नेगेटिव, और इस केस में भी जो आपका डेल्टा H होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा आपके पास, वो बिकॉज इट हैज नो अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, आप इसको मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जो है बना रहे हैं, और इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव, बिकॉज इट हैज नो अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। वही चीज और क्या होता है आपके पास, ये तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इट हैज द एटम हैज मोर अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एफिनिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है, और उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन को, उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसमें क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस तरह से एक एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, वो एक साथ जो है वो नहीं निकलते हैं, आप पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो फिर दूसरे को निकालते हो, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो है वो जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो एक साथ जो है वो नहीं निकलते हैं। वही चीज जो है वो यहाँ पे भी होती है। अगर आपने किसी एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, दे मस्ट बी एडेड इन सक्सेशन, दैट इज आप पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक साथ सभी इलेक्ट्रॉन जो है आप एटम में जो है वो नहीं डाल सकते हो। ऐसा क्यों है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं एंथैल्पी की बात कर रही हूं, जो भी साइन लगाऊं उसका अपोजिट साइन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये चीज जो है वो दिमाग में रखिए। सपोज करते हैं मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ये एक न्यूट्रल एटम है, गैसियस एटम है और आइसोलेटेड एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपके पास क्या बनेगा, सपोज करते हैं O नेगेटिव जो है वो बनेगा, और याद रखिए गैसियस फॉर्म में। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुई, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, अब चूंकि न्यूट्रल एटम है,
कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं आ जाएगा। मैंने बोला कि हर एक केस में जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड गैस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उस केस में जो होती है हमेशा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और मैंने कुछ केसेस दिए, जैसे आपका नोबल गैसेस होता है, दे हैव नो अर्थ फॉर इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस अगर हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, और रेस्पेक्टिवली ए की वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ केसेस आपको बताया, जैसे नियॉन का बताया मैंने एग्जांपल, मैंने मैग्नीशियम एग्जांपल बताया। उस केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट स्टेप में हमेशा जो आपके पास एनर्जी होती है वो रिलीज ही होती है। अब इस केस में भी क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, वहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो है वो रिलीज होती है, वो होती है -141 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब 141 अमाउंट की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो रिलीज होती है जब ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब बात करते हैं कि मैंने क्या करना है, इस ऑक्सीजन, मेरे पास ऑक्सीजन है 9 बना, अगर इस O नेगेटिव में मैंने क्या करना है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है। O नेगेटिव में मैं फिर से क्या करूँ, क्योंकि मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जो है ऑक्सीजन में ऐड नहीं होते, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ऐसा क्यों, अगर मैंने O2 नेगेटिव बनाना है, इस केस में जो डेल्टा Heg की वैल्यू होती है वो होती है +780 किलो जूल पर मोल। मतलब हमेशा जो सेकेंड स्टेप होगा उस केस में आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं हो रही, आपको एनर्जी देनी पड़ रही। ऐसा क्यों, क्योंकि देख रहे हो कि एक न्यूट्रल एटम ने जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया, चलो उस केस में न्यूक्लियस की इसकी अट्रैक्शन ठीक ठाक थी, आपके पास एनाइन बना, एनर्जी रिलीज होगी, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गया, माइनस में आ गया। और इसी स्टेप के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी रिस्पेक्टिवली वो क्या होगी, 141 होगी, प्लस में होगी वो, ठीक है। तो इस केस में क्या, अगर मैंने सेकेंड स्टेप में अब मैंने क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एनाइन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इन नेगेटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, आप जबरदस्ती फिर भी अगर अट्रैक्शन करवाना चाहते हो इस इलेक्ट्रॉन की, आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, you have to apply some energy in order to overcome the repulsion between the anion and the electron। उस रिपल्शन को कम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी जाके आपके पास जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और इस केस में आपको 780 किलो जूल की एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल स्टेप में सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डेल्टा Heg1 होगा या डेल्टा Heg2 होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन जो है जब ऐड होता है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड स्टेप में एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। और आप देख रहे हो कि ओवरऑल डेल्टा Heg1 प्लस डेल्टा Heg2, अगर मैं दोनों को जो है वो क्या करूं, वो प्लस करूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 780 जो है वो बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू -141। इसका मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है पहले स्टेप में, लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यूज हो रही है दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हो। इसका मतलब ये चीज हमेशा याद रखना, आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों ना हो, लास्ट में हमेशा डेल्टा Heg1 प्लस डेल्टा Heg2 की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव ही होगी। सपोज करते हैं मेरे पास एक एटम है A, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मेरे पास बना A नेगेटिव, मेरे पास A नेगेटिव, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मेरे पास A2 नेगेटिव बचा, A2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मेरे पास बना A3 नेगेटिव। सपोज करते हैं इस केस में जो डेल्टा H है वो Eg1 है, यहाँ पे डेल्टा Heg2 है, और यहाँ पे डेल्टा Heg3 है। मुझे पूछा गया कि इन तीनों का सम जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो इस केस में डेल्टा Heg1 प्लस डेल्टा Heg2 प्लस डेल्टा Heg3 वो हमेशा क्या होगा आपके पास, वो हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 या फिर होगा और, क्योंकि यहाँ पे तो चलो मान के चलते हैं कि ये नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दोनों स्टेप में आपको एनर्जी जो है वो देनी, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस केस में तो दूसरे स्टेप से भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। इसका मतलब इन तीनों का सम हमेशा क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा, लेकिन इसी के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होगा प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 होगा प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है, अगर मैं बोलूं सपोज करते हैं यही रिएक्शन है, A प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स A नेगेटिव, A नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स A2 नेगेटिव।
A2 negative gives gains one more electron, it gives A3 negative। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 3 है। इस केस में क्या होता है, ये न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो अर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन होगी। यहाँ पे कोई अर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, इस केस में भी अर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका, वहाँ पे अर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लेकिन इस केस में नेगेटिव होगा और इस केस में इससे भी ज्यादा नेगेटिव होगा। और ओवरऑल जब आप इसको क्या करोगे, ओवरऑल जब इनको सम करोगे तो जो आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमेशा जो है वो नेगेटिव आएगी। सो जो हर एक स्टेप को जब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव आती है, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आती है, वो नेगेटिव आती है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Factors affecting electron gain enthalpy। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है आपका, एटॉमिक रेडियस। मेरे पास दो एटम है, सपोज करो एक एटम ये है और एक एटम जो है वो ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बताओ दोनों में कितनी अमाउंट, किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होने का मतलब किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो इसमें होगी। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इस आउटर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ अच्छी खासी होगी, इसका मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। वेल इस केस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इस केस में क्या होगी, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो छोटे रेडियस, छोटे एटम वाला जो होता है, छोटा एटम जो होता है जिसका रेडियस कम होता है, उसके लिए क्या होती है, वो ज्यादा होती है। और आप जानते हो दैट अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ये अक्रॉस द रेडियस, अक्रॉस द पीरियड वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। साइज जितना ज्यादा होगा, एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा कम होगी। नंबर सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी। इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी वैल्यू होगी या फिर उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू होगी। नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे आपके पास ऐसे एटम्स जिनमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड होती है या फिर फुली फिल्ड होती है। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास P3 है, D5 है और F7 है। P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने 3 दिखाया, दैट इज ये हाफ फिल्ड है। D में 10 आते हैं, मैंने 5 दिखाया, ये भी हाफ फिल्ड है। F में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने 7 दिखाया, इसका मतलब ये भी हाफ फिल्ड है। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर P6 होगा, D10 होगा और F14 होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये स्टेबल होती है। इनको कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोई एफिनिटी नहीं होती, कोई अर्ज नहीं होती, ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में। और अगर फिर भी जो है आप जबरदस्ती जो है वो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दे हैव नियरली जीरो एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग। और लास्ट पढ़ेंगे ट्रेंड्स कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप चलने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड चलने पे जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, वो इनवर्सली होते हैं।
और डाउन द ग्रुप चलने पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप चलने पे जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है उसके बीच में अट्रैक्शन कम होती है, दैट इज लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन याद रखना इस केस में भी एक्सेप्शन है, इस केस में भी एक्सेप्शन है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन आते हैं, ये डाउन द ग्रुप चल रहा है, फ्लोरीन ऊपर आ रहा है, क्लोरीन जो है वो क्या होता है नीचे आता है। दैट इज ऐसा होना चाहिए था जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्लोरीन होता है उसमें जो साइज होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जो क्लोरीन होता है उसका साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, छोटे साइज में क्या होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है विद इन 9 इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, इनके बीच में खुद ही रिपल्शन हो रही है। क्या खाक एंटर करवाएंगे किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है F नेगेटिव जो है वो आसानी से नहीं बन सकता है, वेयर जो Cl नेगेटिव है वो आसानी से बनता है, और Cl नेगेटिव जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। सो क्यों है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन।